अग्रीमेंट। ओके ठीक है। सेक्शन याद करते पहले, सेक्शन 11 का के लिए पढ़ा था, एज ऑफ माइनॉरिटी या फिर एज ऑफ मेजोरिटी, कुछ भी बोल लो, उसके रूल्स पढ़े थे। रूल्स कितने थे टोटल? 15, 15 रूल्स है। लास्ट वाला रूल क्या था? लाइबिलिटी फॉर, और सबसे पहला रूल क्या है? क्या था चैतन्य, बता दो। अच्छा, और सेकंड रूल क्या था? नो राटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। थर्ड रूल बता। मैं तुमको अगर मजाक लग रहा हूँ ना। नेक्स्ट। A minor can be admitted to the benefits of partnership. फिर liability for necessary supplied contract by a guardian, how far enforceable, insolvency, no specific. सेक्शन 12 का है? पर्सन ऑफ साउंड माइंड। पक्का? तो साउंड माइंड से रिलेटेड था ये। सेक्शन 13, सेक्शन 13 इज फॉर कंसर्न। कंसर्न कितने टाइप के रहते हैं? क्या क्या रहता? एसेंट और कंसर्ट विशिएटेड होना चाहिए या नहीं? कंसर्ट अफेक्टेड कंसर्ट होना चाहिए या फ्री कंसर्ट होना चाहिए? तो आता सेक्शन जो काय के लिए? फ्री कंसर्ट। ठीक है, फ्री कंसर्ट। अगर कंसर्ट अफेक्टेड है, मतलब फ्री नहीं है, तो उसके पांच चीज हो सकती जिसके वजह से कंसर्ट अफेक्ट होगा। एक है सेक्शन 15, 16, 17, 18। अभी 18 ही लिखे अपन ने, चार ही लिखे, पांचवा भी है। सबसे पहला है कोर्शन, दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब ये चारों में एक ही बात कॉमन है कि ये चारों क्या है? वॉइडेबल है। क्या है? क्या है? सुनाई नहीं दिया? ठीक है। और एक मात्र ऐसा सेक्शन है, सेक्शन 20, स्टैंड्स फॉर, ठीक है, मिस्टेक क्या रहता? रीजन क्या है मिस्टेक वॉइड होने का? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, पक्का? देख लो। ठीक है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का फ्रेज क्या है? फ्रेज बोल, श्लोक, जल्दी बोल। फ्रेज क्या है या ईडीएम क्या है, वही जो भी बोलते हैं उसको। लैटिन फ्रेज क्या है? बोल प्रियांश। कंसेंसस एड ईडम, उसका मतलब क्या है प्रियांश? क्या यार, वही 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 वही, रोज रोज रोज। Consensus and Edom, same thing in the same sense is to be understood. दोनों भी पार्टीज में से अगर एक भी पार्टी इज अंडर मिस्टेक तो कॉन्ट्रैक्ट इज रेंडर्ड एज वॉइड। रीजन? because of want of consensus ad idem, because of want of certainty of meaning, the contract is rendered as void because the contract is under a mistake। समझा क्या? मिस्टेक दो टाइप की हो सकती, दोनों भी पार्टीज वर अंडर मिस्टेक, या फिर ईदर ऑफ द पार्टीज कैन आल्सो बी अंडर मिस्टेक। मतलब यूनिलैटरल मिस्टेक और इवन बायलैटरल मिस्टेक बोलते हैं उसको। ठीक है, मिस्टेक आएगा जब पढ़ेंगे। अभी अपन ने शुरू किया था बाय कोअर्जन। सबसे पहले अगेन रिवाइज करते, वॉइडेबल ये चीज क्या होती है, बताएगा कोई? वॉइडेबल, वॉइडेबल, व्हाट इज वॉइडेबल? मान लो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अग्री पार्टी के पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को, हाँ, वॉइड करते हैं। मतलब वॉइड करते मतलब, हाँ, वो बोलता कि मेरे को परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, सिर्फ क्या दो? डैमेजेस दे दो।
डैमेजेस क्लेम करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा सीधा वॉइड, बोले मेरे को परफॉर्मेंस नहीं चाहिए। लेकिन कोई ऑप्शन भी ये हो सकता कि वो सिलेक्ट करे कि मेरे को परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझा क्या? अब एक सवाल है, तुमने जितना पढ़ा है उस बेसिस पे ये जो हिस्सा है वैलिड वाला, इसको अगर कोर्ट के थ्रू मैं क्लेम करूं तो इसको वर्ड क्या है? वो जल्दी प्रोसेस किया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वेरी गुड, खत्म। ठीक है, कोerशन। कोerशन का आसान मीनिंग है डराना, धमकाना। अब जो भी है यार, वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, धमकाना की स्पेलिंग यही रहेंगे ना, पक्का? ठीक है, डराना और धमकाना, जो कि कौन से एक्ट के तहत गलत है? वाह मेरे लालो, आईपीसी, दैट इज इंडियन पेनल, डेफिनेशन में लिखा हुआ इट सेल्फ एन एक्ट ऑफ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू एनी एक्ट फोरबिडन बाय द एक्ट इज फोरबिडन बाय द इंडियन पेनल, द एक्ट इज फोरबिडन बाय द इंडियन पेनल। यहाँ पर फॉरबिडन का मतलब क्या है कि आईपीसी के तहत ऐसे एक्शंस वॉइड करार दिए गए हैं, उन्होंने बोला ऐसा मत करना नहीं तो पनिशमेंट दी जाएंगी, जेल हो सकती है। समझा क्या? तो दे आर एक्शंस अंडर आईपीसी। तो फोरबिडन बाय आईपीसी है। फोरबिडन बोले तो जैसे क्या, किडनैपिंग इज फोरबिडन बाय आईपीसी, टॉर्ट इज फोरबिडन बाय आईपीसी, मर्डर इज प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी एंड मेनी मोर अदर एक्ट्स। तो डराना धमकाना इज आल्सो प्रोहिबिटेड बाय आईपीसी। आप किसी को डराकर उससे कोई काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते, अगर ऐसा हुआ है तो उसको बोलते कोerशन। समझा क्या? ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है? एक्ट ऑफ कमिटिंग, और तो इसमें दो वर्ड्स है, कमिटिंग और दूसरा वर्ड है थ्रेटनिंग। दोनों में अंतर बताएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय कमिटिंग एंड थ्रेटनिंग? बोल सृष्टि। एक्ट इज डन, थ्रेटनिंग मतलब डराया है, तो एक्ट इज intended, not done. It is intended to be done, not actually done. अब यहाँ पर दोनों भी जगह एक्ट लिखे हुए हैं, कौन सा एक्ट? फोरबिडन बाय, अभी समझा क्या? फोरबिडन बाय आईपीसी। फोरबिडन मतलब जो आईपीसी बोलता मत कर, करेगा तो तेरे को सजा देंगे। समझा क्या? तो उसको बोलते हैं फोरबिडन, दैट इज नॉट टू डू। ठीक है, तो कोerशन इज एन एक्ट ऑफ कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। क्लियर है क्या? अब किसी को मार देने से, मार देने से जान से नहीं, या फिर किसी को बोलो फिजिकली हर्ट करने से, मार देने यूज नहीं करते, फिजिकली किसी को हर्ट किया, ठीक है, तो ये डराएंगे आप उसको। इवन किसी को धमकाया आपने कि मैं मारूंगा तुझे, ऐसा, इस वजह से उस पर्सन के अंदर क्या चेंजेस आ जाएंगे? वो डर जाएगा, ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन क्या चेंजेस आ जाएंगे? वो हमेशा हाँ ही बोलेगा। रीजन? तुम उससे जो करवाओगे वो कर लेगा। रीजन? क्योंकि तुमने कोerशन अप्लाई किया हुआ है, ये समझा ना? तो अब वो फ्री कंसर्ट दे रहा या विशिएटेड कंसर्ट है? इट इज अ विशिएटेड कंसर्ट, मतलब अफेक्टेड कंसर्ट। समझा? उसका कंसर्ट बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट कंसर्ट नहीं है, उसका कंसर्ट अफेक्टेड है, डिपेंडेंट है। काय पे डिपेंड कर रहा? कोerशन पे। क्योंकि तुमने उसको डराया इसलिए उसने हाँ बोला, क्योंकि तुमने उसको डराया धमकाया इसी वजह से उसने अपने को हाँ बोला। अगर डराते धमकाते नहीं तो शायद होता कि वो ना भी बोल सकता था। अभी समझा? पक्का? ठीक है, तो डराने वाला ये अग्रीव्ड है या फिर जो डरा वो अग्रीव्ड है? जो ऑब्वियसली डरा वो अग्रीव्ड पार्टी रहेगा। ठीक है, तो डराने वाला डिफॉल्टर बोल लेंगे हम एक बार के लिए उसको। ठीक है, ओके। तो अग्रीव पार्टी के पास में कितने ऑप्शंस रहते हैं? दो। एक, दूसरा, पक्का? वैलिड का मतलब द अग्रीव पार्टी कैन सिलेक्ट टू मेक इट वैलिड, दैट इज टू परफॉर्म इट। बोले ठीक है, भूल जाता मैं कि तूने मेरे को डराया था, कोई बात नहीं, माफ किया तुझे, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा।
ऐसा उसने मांगा, रिक्वेस्ट है। और हो सकता कि नहीं नहीं बाबा, मेरे को इस इंसान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने का, तो ये कर रहा वो वॉइड, दैट इज टू कैंसिल। समझा? जब कैंसिल करेगा हो सकता वो किसी प्रकार के डैमेजेस क्लेम करे। ये हम समझा कि नहीं समझा? अब देखो दुनिया में ना ईमानदार चोर भी रहते हैं, ईमानदार भी है और चोर भी है। ईमानदार डकैत बोलूंगा मैं तो, क्या बोलेंगे? हाँ, ईमानदार डकैत कैसे रहते हैं? तो मान लो मैं दुकान में बैठा था, अंश एक ईमानदार डकैत है, ठीक है, चाकू वाकू लेकर आया दुकान में। फिर पहले तो आया, उसने गुर्रा के बात की मेरे से, एकदम रूड बिहेव किया। फिर बाद में मैंने बोला ओ भैया ढंग से बात करो। फिर अंश ने पीछे से निकाला चाकू, बोला ज़्यादा बड़बड़ मत कर, बोले चुपचाप जितना बोला उतना कर। तो मैंने बोला हाँ भैया करता ना, क्या क्या चाहिए भैया को? तो बोले एक बॉर्नवीटा की बोतल, एक कॉम्प्लेन की बोतल, कुछ चॉकलेट्स, कुछ दवाइयाँ, हाँ ऐसा कुछ भैया ने बताया। तो मैंने मान लिया, मैंने सारा निकाल कर थैली में पैक करके भैया को दे भी दिया। भैया बोले पागल है तू? मैं बोला अरे भैया इतना सारा निकाल के तो दिया आपने, चाकू बताया इसके लिए निकाल के दिया आपको सब कुछ। अरे बोले पागल है क्या तू? मैं बोला क्यों भैया पागल क्यों? तो बोले कैसा सेलर है तू, कैसा दुकानदार है, बिल्ली बनाना समझते तेरे को? बोले भैया आपका नाम बोलो। बोले मंगल मंगल, डाकू मंगल। तेरा कोर्जन का डेफिनेशन लन हुआ क्या? तो भैया ने बताया डाकू मंगल, मैंने डाकू मंगल के नाम से बिल भी बना दिया। तो अब सारी चीजों का बिल है। फिर वापस से बिल देखा भैया ने और बोले अरे तू पागल है क्या वापस? बोले, मैं बोला अब क्यों पागल? बोला तो बोले उसके ऊपर पेड तो स्टैंप कर। फिर मैंने बोला अरे भैया पैसे तो आपने दिए नहीं। फिर से चक्कू दिखाया। हाँ, अभी बताओ पेड कर दूं? कर देंगे ना पेड, एक बार के पेड कर दिया। अब उसके पास में बिल भी है, वो भी पेड, प्लस चीजें भी है। मैं चाह के भी कुछ क्लेम कर सकता या नहीं? रीजन, कोर्ट में जाने के बाद में वो डायरेक्ट प्रूफ बताएगा, देखो बिल है मेरे पास, ये फालतू बातें कर रहा है, चक्कू वक्कू कुछ नहीं बताया मैंने इसको, ठीक है। पर फिर मैंने उसको बोला अबे पागल डकैत, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है मेरे पास। समझ आई बात? तो ऐसे क्लेम हो सकता, पॉसिबल है। सीसीटीवी नहीं होता तो ऑब्वियसली कुछ भी क्लेमेबल नहीं होता, क्योंकि इसके पास में वैलिड टाइटल आ चुका है जैसे मैंने इसको बिल बनाकर दिया। और क्योंकि इसने मुझसे बिल मांगा, अंश ने बिल मांगा, चीजें भी खरीदी, खुद के नाम का बिल मांगा और उतनी ही क्वांटिटी ऑफ थिंग्स का बिल मांगा जितना वो लेकर जा रहा, इस वजह से मैंने उसको बुलाया था ईमानदार। पर डकैत तो वो था ही, पैसे तो उसने दिए नहीं ना, बिना पैसों के लेकर गया ना। बात समझाई? तो दिस इज नथिंग बट कोवर्जन अगेन। अब इन केस मान लेते कि मेरे पास में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, तो मैं कोर्ट में प्रेजेंट करूंगा, देखो इसने ऐसा ऐसा किया था और इसी दिन का बिल है, डेट चेक, सब चेक, क्रॉस चेक, वेरीफाइड, एवरीथिंग इज वेरीफाइड। फिर कोर्ट उसको बोलती क्यों रे, ज्यादा होशियार हो गया क्या तू? बोले सर ये तो आप बोलते हैं। हाँ, तो कोर्ट ने उसको पूछा ज्यादा होशियार हो गया क्या? तो उसने बोला नहीं। फिर कोर्ट ने मेरे तरफ देखा, अब बोलो क्या चाहिए? मैं बोला देखो पैसे तो इसने कुछ दिए नहीं है, डराया अलग ना, मेरे को मेरी चीजें भी वापस चाहिए, प्लस मेरे को थोड़े कॉम्पेंसेशन के पैसे भी चाहिए, क्योंकि उस दिन मैंने और कोई गिराइक नहीं किया, क्योंकि सब मेरे को डाकू ही लग रहे थे इसके वजह से। अभी समझा? तो पैसे भी क्लेम कर रहा, ये क्लेम कोर्ट वैलिड बोलेगा, इसको वो सारी चीजें मुझको वापस करनी पड़ेंगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ एनीथिंग रिसीव्ड अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। रिस्टोरेशन, रिस्टोर करना समझता क्या तुमको? जैसे मैंने वीटी से कोई चीज ली थी, चल निकल, मैंने नहीं ली थी, उसने मेरे से ली थी। हाँ, वीटी ने मेरे से मेरा फोन लिया था, मान लो सर कॉल करना है, फोन चाहिए, मैंने दिया। अब जैसे ही वो मेरा फोन मुझको वापस कर रही, इट इज कॉल्ड एज रिस्टोरेशन। ये समझा? तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स और रिस्टोरेशन ऑफ एनीथिंग रिसीव्ड अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसने क्या किया, अंश ने डरा के मुझसे चीजें ली, कोर्जन प्रूव हो गया। इसका मतलब जो अग्रीमेंट हमारे बीच है वो कैसा है? वॉइडेबल इन नेचर है, बराबर है। फिर से अंश ने मुझसे चीजें कैसे लेकर गया था? कोर्जन अप्लाई करके।
इसका मतलब अंश ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है मेरे साथ, बराबर है। अब कोअर्जन भी अप्लाइड है, वॉइडेबल भी है, तो मैं अंश से अपनी सारी चीजें वापस मांग सकता हूँ। उसका काम है, उसको वो सारी चीजें वापस करनी ही पड़ेंगी। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। थोड़े लाइंस लिख लो पहले, फिर देखते हैं। ऐसा लिखना हेडिंग में, इफेक्ट्स कोअर्जन में ही लिखना है आपको। कोअर्जन में एक फ्रेश हेडिंग इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स में पहला हेडिंग लिखो। हेडिंग नहीं है, पहला लाइन है। क्यों, अब बैठो ना और फसफुस आके। भूमिका उठ वहां से बेटा, बैठ इधर। बोलू आगे। इफेक्ट्स में पहला लाइन लिखो, रिस्टोरेशन रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड, restoration of benefits received under a voidable contract, restoration of benefits received under a voidable contract। दूसरा लिखो, anything delivered, anything delivered, anything, second, anything delivered or any money paid under coercion must be repaid, must be repaid or returned, must be repaid or returned, must be repaid or returned, full stop। लास्ट लाइन आता है तुमको, कॉन्ट्रैक्ट अंडर coercion is voidable at the option of, contract under coercion is voidable at the option of party whose consent was caused, voidable at the option of the party whose consent was affected, लिख दो, whose consent was affected, whose consent was affected। मैंने तुमको थोड़ा सा सीक्वेंस में बदलाव किया है, इधर देखो। इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन दिख रहा क्या, सेक्शन 19। वो लाइट बंद कर तने, ये दिख रहे तीन, ये तीन पॉइंट्स लिखे अपन ने लॉजिकली। उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है वो मैंने लास्ट में लिखाया है, जो सेकंड नंबर का है वो फर्स्ट पे लिखा हमने, और जो थर्ड नंबर का है वो सेकंड पे लिखा है। सारे पॉइंट्स वही, सेकंड का सिर्फ अपन ने शॉर्टकट कर दिया, बहुत ज्यादा शॉर्टकट किया है। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स लिखा ना, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकंड नंबर का है, समझा। लर्न करो फिर। अभी एक एडिशनल सेक्शन आ गया तुम्हारे सामने, सेक्शन 19। सेक्शन, एक सेक्शन 19 है ना, वो 15, 16, 17, 18 में कॉमन है। सेक्शन 19 इज नथिंग बट कॉन्सिक्वेंसेस। समझता वर्ड कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहता, क्या रहता कॉन्सिक्वेंसेस? कि भाई कोई चीज करने के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, समझा। तो दे आर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इन केस इफ अ कोवर्जन इज अप्लाइड, then also consequences are given under section 19। if in case undue influence fraud या misrepresentation भी अप्लाई हुआ है तो भी consequences are given under section 19।
मिस्टेक के कॉन्सिक्वेंसेस 19 में नहीं दिए हैं, मिस्टेक के कॉन्सिक्वेंसेस उसके अपने सेक्शंस में है 20, 21, 22 में, ठीक है। 15, 16, 17, 18, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 15, 16, 17 और 18, अगर ये चारों में से एक भी चीज अप्लाई हुई है तो इनके कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए हैं सेक्शन 19 के अंदर। ये क्लियर है? कौन से सेक्शन बोले? 15, 16, 17, 18, ठीक है। ये चार सेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस आर गिवन अंडर सेक्शन 19। क्लियर है क्या? तो अपना सीक्वेंस बन गया पूरा 19 तक के, सेक्शन 11 से लेकर 19 तक एक भी मिसिंग नहीं है। इनफैक्ट सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 19 तक एक भी मिसिंग नहीं है। सही है कि नहीं? सेक्शन 10 क्या है? एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड। सेक्शन 10 सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 12 क्या है? सेक्शन 13, सेक्शन 14, 14, 15, 16, 17 और 18, और इन चारों के कॉन्सिक्वेंसेस सेक्शन 19। तो 19 तक तो तुम पहुंच गए हो, पक्का याद रहेगा, देख लो। और एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18। देखो मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा, बच्चे भूल जाते हैं। तो तुमको तीन इफेक्ट्स लर्न करने हैं, तुमने डेफिनेशन लर्न किया, तीन इफेक्ट्स लर्न करने हैं। तीन इफेक्ट्स क्या है? रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। पेन देना, ये वॉइडेबली रिसीव हुआ है, डरा के लिया ना। तो अब अगर पकड़ा गया तो मेरा काम क्या है? सॉरी, उसको लौटा देना। दिस इज नथिंग बट रिस्टोरेशन ऑफ एनी बेनिफिट्स रिसीव्ड अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये समझा क्या? अब देखो, वॉइडेबल वाली जो चीज है ना वो थोड़ी ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे है? ये तो समझ गया कि अग्रीव पार्टी से अगर कोई चीज रिसीव हुई थी तो वो उसको वापस करनी है, लेकिन उल्टा भी है। ईमानदार डकैत, ईमानदार डकैत ने मान लो कुछ पैसे देकर गया था, समझा क्या? ईमानदार डकैत ने कुछ पैसे दुकानदार को दिए थे, तो दुकानदार जब अपनी चीजें वापस ले रहा है तो ईमानदार डकैत अपने पैसे भी वापस ले सकता है। ये समझा क्या? डैमेजेस का कैलकुलेशन अलग होगा, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो कॉम्पेंसेशन रहेगा क्योंकि तुमने इसके साथ में बुरा किया था इसके लिए। तो अंश और मेरे एग्जाम्पल में अंश डिफॉल्टर था, ईमानदार डकैत वो था, मैं था अग्रीव्ड। तो मैंने बोल दिया मेरे को मेरी सारी चीजें वापस चाहिए, तो कोर्ट ने मेरी सारी चीजें मुझे वापस दिलवाई। फिर अंश ने भी क्लेम डाला, बोले मैंने इसको जीपे किया था, बोले गूगल पे किया था, बोले सामान 10,000 का हो रहा था, 2,000 रुपए ट्रांसफर किए थे, तो 2,000 रुपए वो मेरे से वापस ले सकता है। अभी समझा क्या? वो तीसरा इफेक्ट है, एक्चुअली सेकेंड इफेक्ट है। तुम्हारी बुक में अपन ने जो लिखा उसमें सेकेंड, और यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें तीसरा। दिखा क्या? अच्छा, अब एक और बात इससे सीखने में, काजी कॉन्ट्रैक्ट याद है? काजी कॉन्ट्रैक्ट याद है? तो अगर गलती से मुझे कोई चीज इसको देनी थी लेकिन वो चले गई अक्षय को, देना था वैभव को, चला गया, तो अक्षय का काम क्या है? वो ये चीज मुझको वापस कर दे या तो फिर डायरेक्टली उसको पहुंचा दे जिसको एक्चुअली पहुंचनी चाहिए थी। ये समझा? ये उसका काम है, मॉरल ड्यूटी, कासी कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 72 जो आपको नजर आ रहा तीसरे नंबर पे, वो क्या है? सेक्शन 72 इज फॉर कासी कॉन्ट्रैक्ट। कासी कॉन्ट्रैक्ट में कुल मिलाकर 5 सेक्शंस आते हैं, 68, 69, 70, 71, 72। समझा क्या है? कोई बात नहीं, देख लेते। ये 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं? ये चार्ट दिखा? उसमें देखो नीचे सेक्शन लिखे हुए, वो दिख रहा आखिरी वाला, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर, आया इधर कोवर्जन सेक्शन 72 में। ये वो लिंक होता अपने थर्ड वाले यूनिट के साथ जो अपन अभी पढ़ रहे हैं। ये यूनिट नंबर 6 है कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर का, दिखा? जिसमें मैंने तुमको बताया सेक्शन 72, समझा? हाँ, और अपन जो अभी पढ़ रहे हैं वो यूनिट नंबर 3 है, ठीक है? अब बोल, क्या बोल रही? हाँ, नहीं,
72 रीपे और रिटर्न वाली चीज में है, वो उसकी मॉरल ड्यूटी है, उसको वापस कर देना। ठीक है, समझ गया? तीन चीजें है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, दूसरे नंबर पे पेड अंडर कोअर्जन, मस्ट बी पेड। और अब इसको इजी भाषा में लर्न कर सकते हैं, अगर कोई चीज मैंने ली थी तो आई विल रिटर्न दैट थिंग, कोई पैसे मैंने लिए थे तो आई विल रीपे दैट थिंग। वर्ड्स मैच हो गए, कोई चीज ली थी तो रिटर्न, कोई पैसे लिए थे तो रीपे। समझ आया? चीज ली तो रिटर्न और पैसे लिए तो, क्लियर है? तो एनीथिंग रिसीव्ड विल शुड बी रिटर्न और एनी मनी रिसीव्ड शुड बी रीपेड रिस्पेक्टिवली। समझा क्या? ठीक है। और थर्ड, ऑब्वियसली कोअर्जन से कॉन्ट्रैक्ट क्या होता? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी। यहाँ पर अग्रीव पार्टी ना लिखते हुए अपन ने लिखा है उस पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल है जिसका कंसर्न अफेक्ट हुआ है, उस पार्टी के ऑप्शन पर वॉइडेबल है जिसका कंसर्न अफेक्ट हुआ है। समझा क्या? पक्का क्या? क्लियर है क्या? फ्रेश हेडिंग डालो फिर। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16। अब फिर मैं फ्लॉन्टा करूंगा, फ्लेक्सा करूंगा मैं तो, क्योंकि मेरे को डेफिनेशन आता और तुमको नहीं आता, तो मेरा पूरा पूरा हक बनता फ्लॉन्ट करने का। लिखो, पहले सुन लो नहीं तो। A contract is said to be influenced by undue influence where a relation subsisting between the parties is such that one party one party is in a position to dominate the will of other party। थोड़ा बहुत समझा होगा, एक बार फिर से। हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं हूं सुपीरियर पार्टी, ये है इंफीरियर पार्टी। सुपीरियर इंफीरियर का मतलब यहाँ पर गलत मत लेना, इंफीरियर का मतलब ये पार्टी को मैं डोमिनेट कर सकता, इस वे से मैं सुपीरियर हूँ और ये इंफीरियर है। समझा? जैसे आई एम अ सर, ही इज अ स्टूडेंट, तो यस आई एम इन अ पोजीशन दैट आई कैन डोमिनेट हिज विल, मतलब उसकी इच्छा को मैं दबा सकता हूँ। समझा क्या? ऐसे ही कर सकता डॉक्टर पेशेंट के साथ, क्योंकि डॉक्टर इज इन अ सुपीरियर पोजीशन एंड पेशेंट इज इन अ इंफीरियर पोजीशन। ऐसे ही आपके पेरेंट्स कर सकते हैं आपके साथ, पेरेंट्स आर इज इन अ सुपीरियर पोजीशन एंड चाइल्ड इज इन अ इंफीरियर पोजीशन। तो तुमको कॉन्सेप्ट तो समझ गया होगा कि यहाँ पर एक पार्टी इज सुपीरियर, द अदर पार्टी इज इंफीरियर पोजीशन में, है ना? तो देखो, अब ये ऐसा अगर है तो ये देखकर एक, मतलब बोलो दिमाग में एक चीज आती, सर कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, पॉसिबल है ना? देखो, अगर एक ही लेवल के लोग होते तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि एक का पोजीशन बड़ा है और दूसरे का पोजीशन छोटा है, तो जिसका पोजीशन बड़ा है वो डोमिनेट कर सकता टू द इंफीरियर वाला पर्सन। ये समझा क्या? तो पॉसिबल है, पॉसिबल है, होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर टीचर ने स्टूडेंट के भले के लिए कुछ बोला है तो इट वोंट फॉल अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस। आई एम नॉट टेकिंग अनड्यू एडवांटेज। समझा? मैंने कोई एडवांटेज नहीं लिया है। बात समझ आई? सो अगेन डेफिनेशन ध्यान से सुनो। अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लो बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, तो अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिश्ता है वो कुछ इस तरीके का है कि एक पार्टी मतलब द टीचर is in a position to dominate the will of student, that one party is in a position to dominate the will of other party, and I am using that position to take an unfair advantage over the other। I am using that position मतलब मैं अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, बोलो, या गलत फायदा उठा रहा हूं, जिसका यूज करके मैं अपने स्टूडेंट से अनफेयर एडवांटेज ले रहा हूं। देखो, वर्ड इटसेल्फ है अनड्यू या अनफेयर। अनफेयर का मतलब होता,
बराबर है ना? जैसे इफ आई एम टीचिंग एंड आई एम एक्सपेक्टिंग हिम टू स्कोर गुड, इज दिस एन अनफेयर एडवांटेज? दिस इज अ फेयर एडवांटेज, राइट? हाँ, बट इफ आई एम टीचिंग हिम एंड आई एम आस्किंग हिम तेरा फोन मेरे को दे दे हमेशा हमेशा के लिए, समझा क्या? मतलब अब से फोन मेरा, क्योंकि मैंने तेरे को पढ़ाया, मैंने तेरे पे एहसान किया, तू स्टूडेंट है, चुपचाप फोन दे, ऐसा उसको बोला। दिस इज एन फेयर एडवांटेज। अभी समझा क्या? मेरे को मतलब इस चीज से था ही नहीं कभी। फेयर एडवांटेज है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, अनफेयर एडवांटेज है तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। तो क्यूमुलेटिवली डेफिनेशन ध्यान से सुनना, बहुत स्लोली बोल रहा हूँ। A contract is said to be influenced by undue influence where the relation subsisting between the parties is such that one party is in a position to dominate the will of other party and that one party uses the position to take unfair advantage from the other party. क्लियर? यही डेफिनेशन है। एक लाइन लिखो लाइन वाइज, तो डेफिनेशन इजी जाएगा समझने को भी। लिखो, दिख रहा है इधर सेक्शन 16? ये आगे इधर मिला, बता रहा हूं मैं, तुम लिखो। तुमने एंटी इन्फ्लुएंस लिखा, बाजू में ब्रैकेट में सेक्शन 16 लिखा, पक्का? देखो अभी आदत बना लो, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको मालूम है मेरी पद्धत लिखाने की कैसी है, तो ऑब्वियस बातों को पूछने का नहीं। नेक्स्ट, अभी पहला लाइन लिखो। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी induced by undue influence. A contract is said to be induced, induced, induced by undue influence. सेकेंड लाइन में लिखना अलग से, where the relation subsisting between the parties, where the relations subsisting between the parties अब देखो इसमें ग्रामर समझ लो। अभी अपन ने लिखा रिलेशंस, बराबर है, RELATIONS लिखा तुमने कि रिलेशन लिखा? अगर शन लिखते हो तो आगे लिखना इज, और अगर रिलेशंस लिखते हो तो आगे लिखना आर। तो अब फिलहाल क्या लिखा है तुमने? रिलेशन। तो वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज is such that is such that is such that one party is in a position, one party is in a position to dominate the will of, to dominate the will of other party. One party is in a position to dominate the will of other party. इतना लिखा, लास्ट लाइन। दो पॉइंट्स हो गए ना? And he uses that position, and अगली लाइन में, and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other, to obtain an unfair advantage over the other. लिखा क्या?
फिड्यूशरी इस वर्ड का मीनिंग पता है? फिड्यूशरी नहीं पता? लिख के रखो। फिड्यूशरी का मतलब होता रिलेशन build on trust. Relations build on trust. They are fiduciary. Relations which are built on trust are fiduciary relations. Relations that are built on trust are fiduciary relations.